देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे भारत चीन रिश्ते की। गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच बिगड़ते जा रहे हैं हालात और ऐसे में चीन ने बॉर्डर पर तनातनी बढ़ा दी है। चीन को हर मोर्चे पर भारत जवाब दे रहा है। भारत ने चीन के खिलाफ आर्थिक स्ट्राइक तेज कर दी है और ऐसे में पहले चीनी कंपनियों के ठेके को रद्द कर दिया गया और फिर 59 एप्लीकेशन पर चाबुक चलाया गया। अरबों का नुकसान सहने के बाद भी चीन की हेकड़ी नहीं निकली है। चीन दबाव में है लेकिन दिखाना नहीं चाहता है। वहीं भारत भी लगातार रक्षा सौदे कर रहा है। फ्रांस इसी महीने अब 6 राफेल भेज रहा है। रूस से रक्षा सौदा हुआ है। भारत हर तरह से चीन को जवाब देने को तैयार है, जिस पर चीनी कंपनियों पर बैन लगाए जा रहे हैं। उससे भारतीय कंपनियों के लिए सुनहरा मौका है। भारतीय कंपनी के लिए चीन से मुकाबला करने का इस वक्त समय है और आत्मनिर्भर भारत का लाभ भारतीय कंपनियों को मिलेगा। इन्हीं सवालों का अब जवाब हम ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारत के सरजमी पर नजर गड़ाए चीन की हेकड़ी निकल रही है। अपनी दादागिरी के दम पर दूसरे देशों के सीमा के पास वाली जमीन को कब्जा करने वाला चीन को लगा कि भारत की जमीन को कब्जा करेंगे, भारत की संप्रभुता पर ठेस पहुंचाएंगे तो भारत कुछ नहीं कहेगा। पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला चीन को लगता है कि हम बार बार भारत को ठेस पहुंचाएंगे और भारत बर्दाश्त करता रहेगा। गलवान घाटी में चीन की खूनी साजिश के बाद उसे पता लग गया है कि भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा। चीन अपने आप को सुपर पावर समझता है और उसे लगता है कि वो जो चाहेगा वो करेगा, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि भारत अपने देश की रक्षा हर हाल में करना जानता है। दुनिया ने इसका उदाहरण 1 साल पहले ही देखा है। पाकिस्तान ने साजिश रची तो उसे भारत ने माकूल जवाब दिया। अब चीन ने हमारे सैनिकों को बेरहमी से मारा है, हमारे जवान शहीद हुए हैं, सीमा पर तनाव बढ़ाया है तो उसका चारों तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है। भारत ने चीन के खिलाफ सीमा पर सेना तैनात कर दी है, साथ ही आर्थिक युद्ध भी छेड़ दिया है। भारत लगातार चीनी कंपनियों को चोट दे रहा है। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने चीन की घेराबंदी कर दी है। भारत हांगकांग मुद्दे पर भी चीन को घेरने में जुट गया है। भारत हर उस देश से संपर्क में है जो चीन को सबक सिखाना चाहता है। कई देशों ने भारत का समर्थन किया है और साथ भी दे रहे हैं। एक तरफ चीन सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ भारत भी कमर कस रहा है। कई देशों से हथियार के खेप आने वाले हैं और कई देशों से समझौते भी हुए हैं। फ्रांस से राफेल का खेप जल्द आने वाला है। इजराइल भी मदद कर रहा है। अमेरिका भी इस लड़ाई में भारत के साथ है। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बातचीत हुई, जिसमें देशों के बीच एक बड़े रक्षा सौदे की जानकारी दी गई है। इसमें रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 फाइटर जेट खरीदने का ऐलान किया है। भारत अपने दोस्त रूस से सुखोई 30 और मिग-29 विमान खरीदेगा। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री रूस से लौटे, जहां S-400 पर बातचीत हुई थी। 27 जुलाई को 6 राफेल विमानों की पहली खेप भारत पहुंच जाएगी। दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों और सेमी स्टील तकनीक से लैस इन विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से देश की सामरिक शक्ति मजबूत होगी। इससे साफ है कि भारत चीन को हर मोर्चे पर जवाब देने को तैयार है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी झड़प करने वाले चीन पर मोदी सरकार ने जबरदस्त एक्शन किया है। केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाकर ये बता दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बैन किए गए ऐप में मशहूर टिकटॉक ऐप भी शामिल है। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने चीन को झटका दिया है। इससे पहले हजारों करोड़ों के टेंडर भी चीन से छीन लिए। गलवान में हमले के बाद देश में लगातार चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज हो रही है, यानी भारत ने चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप पर सरकार ने बैन लगाया। MTNL और BSNL 4G नेटवर्क के लिए चीनी कलपुर्जे का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया गया है। रेलवे ने 471 करोड़ रुपए का सिग्नलिंग प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। MMRDA ने मोनोरेल से जुड़े चीन की 2 कंपनियों का टेंडर रद्द किया। MMRDA ने 10 मोनोरेल रैक्स बनाने की बोली भी रद्द कर दी है। मेरठ रैपिड रेल का टेंडर चीनी कंपनी के साथ था, इसे भी रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने तलेगांव में ग्रेट वॉल का टेंडर रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने
PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी और हेंगली इंक का टेंडर भी रद्द कर दिया। हरियाणा सरकार ने चीनी कंपनियों का 780 करोड़ रुपए का ऑर्डर रद्द कर दिया। हरियाणा सरकार ने हिसार और यमुनानगर में चीनी कंपनियों के टेंडर को रद्द किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि एनर्जी सेक्टर में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होगा। यूपी सरकार ने तय किया है कि सूबे में चाइनीज बिजली मीटर का उपयोग नहीं किया जाएगा। दिल्ली होटल एसोसिएशन ने तय किया है कि होटलों में चीनी नागरिकों को कमरा किराए पर नहीं दिया जाएगा। भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार का असर है कि चीन से आने वाले माल की बड़ी बड़ी खेप बंदरगाहों पर आकर पड़ी है। 22 जून के बाद से चीन से आए सामान को कोई लेने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कारोबार से जुड़े लोग कहते हैं कि संकेत साफ है, चीन में बने सामानों की डिलीवरी अभी नहीं करनी है। चीन को हर मोर्चे पर जैसे को तैसे का जवाब दिया जा रहा है। भारत में चीनी कंपनियों का दबदबा बना है। अब एक एक कर बैन लगाए जा रहे हैं। चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द किए जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय कंपनियों के लिए ये सुनहरा मौका है कि वो अपने आप को स्थापित करें। चीनी कंपनियों को जित कर अपने प्रोडक्ट्स को बनाकर चीन को आईना दिखाएं। सालों से कंपनियां कहती है कि चीनी कंपनियों की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही है। अब सवाल है कि अब जब मौका मिला है तो भारतीय कंपनियां स्वदेशी पर जोर देंगी। भारतीय कंपनियां अपने आप को स्थापित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो आज हम लोकतंत्र में दरअसल बात कर रहे हैं जिस तरह से भारत और चीन के बीच में जिस तरह से खूनी संघर्ष हुआ और उसके बाद से ही जो रिश्ते हैं वो खराब होते गए। लेकिन ऐसे में जिस तरह से अब चीन को झटका देने की तैयारी लगातार की जा रही है, उसके लिए कई कदम भी भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर अब चीन को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के बाद अब उसको पिछाड़ने की कोशिश लगातार हो रही है। यानी कि अब उसको अब कमजोर किया जा रहा है। चीन को कमजोर करने की कोशिश लगातार भारत की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि 59 एप्लीकेशन पर जहां चाबुक चलाया गया तो वहीं कई अरबों के जो ठेके हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे थे चीनी कंपनियों के साथ, उसको भी रद्द कर दिया गया। न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार ने भी। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब भारत में व्यापारियों के पास या फिर यूं कहे कि कंपनियों के पास एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो अपने आप को भी स्थापित करें और भारत की जो GDP है वो भी बेहतर हो सके। इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ है, अर्थशास्त्री है। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आकाश जिंदल जी हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी है जो कि ट्रेड एक्सपर्ट है। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर रवि सिंह जी आपसे है। जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल देश में बनी हुई है, एक तरफ LAC पर तनाव का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लोगों के अंदर से आवाज आ रही है कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए, चीनी सामान को ना खरीदा जाए। जहां एक तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये कितना सुनहरा मौका है इस स्थिति को अवसर में बदलने का। मैं आंसर करना चाहूंगा। एक तो ये क्लियर कट है नेहा जी कि इस समय जो माहौल बना हुआ है वो पूरी तरह से चीनी सामान और चीन के खिलाफ भारत पर बनता जा रहा है और इसी वजह से आपको छोटे से लेके बड़े तबके तक का जो चीन के प्रोडक्ट के लिए बहिष्कार है वो आपको दिखाई दे रहा है और सरकार भी कहीं ना कहीं से उस असमंजस से निकलकर इस तरीके के एक्शन लेने पर मजबूर है, क्योंकि हमारी जो जनता की मांग है वो शायद कहीं ना कहीं से अब सरकार के ऊपर एक प्रेशर भी डाल रही है। लेकिन सच्चाई थोड़ी सी मैं यहाँ पर अगर ट्रेड के हिसाब से अगर डिफाइन करना चाहूँ तो हम पिछले साल का जो डेटा है उसको अगर कंपैरिजन करें तो चाइना से हम $70 बिलियन का ट्रेड करते हैं, यानी कि चाइना से हम सामान मंगाते हैं, खरीदते हैं, भेजते हैं और जिसमें से हम सिर्फ और सिर्फ $17 बिलियन का हम सामान जो है वो चाइना को वापस एक्सपोर्ट करते हैं और $53 बिलियन हमारी तभी भी रिक्वायरमेंट रहती है उनसे सामान में। और सामान क्या है? सामान बहुत छोटे से लेके बड़े तबके तक है, यानी कि एक टॉय से लेके एग्री प्रोडक्ट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल या फिर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट में यूज होने वाले स्टील, फर्नीचर, ये सारी चीजें हैं। तो
आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इन चीजों को अगर हम सुधार लें तो हमारे पास एक अच्छा मौका यहाँ पर जरूर है, लेकिन क्या हम उतनी कॉस्ट अभी यहाँ पर कम कर पाएंगे या फिर हमारी क्या कॉस्ट कम होगी? क्योंकि चाइना सिर्फ इसलिए पूरे वर्ल्ड के मार्केट पे राज कर रहा है क्योंकि वो आपको क्वालिटी का प्रोडक्ट हो या बिना क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, वो इतनी लो कॉस्ट पे देता है कि उस लो कॉस्ट को कॉम्पिटेट करना या उस कॉस्ट को पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कोशिश जारी है, तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में जो चेंज है वो जरूर इससे बदलाव लाएगा। हालांकि सरकार ने एक इंटेंशन यहाँ पर जरूर दी है कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ो। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यहाँ पर सरकार ने कैंसिल किया है, उनके बारे में भी सोचना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कैंसिल करने की होड़ में हमारी इकोनॉमी या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और डिले हो जाएं और हम जो कंधे से कंधा मिलाकर इकोनॉमी में सबसे टॉप पर चलने की कोशिश कर रहे हैं वो और डिले हो जाए। तो ये सारे सवाल बहुत से उठते हैं जिन्हें के धीरे धीरे इनके आंसर मिलेंगे, लेकिन अभी सरकार ने अपनी इंटेंशन क्लियर की है कि चाइना का बहिष्कार तो करना। न सिर्फ सरकार ने बल्कि लोग भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि अब चाइना का बहिष्कार करना है और चाइना के सामान का भी बहिष्कार करना है। ऐसे में आकाश जिंदल जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो स्थितियां फिलहाल देश में हैं सर, एक तरफ जो हालात है तनावपूर्ण बने हुए हैं, दूसरी तरफ लगातार ये आवाज उठ रही है कि चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए। इसके लिए देश भर में तमाम जगह प्रदर्शन भी हुए, चीन के खिलाफ किस तरह से विरोध हुआ, नारेबाजी हुई, ये भी सबके सामने है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई आपको लगता है कि ये संभव है? आवाज तो उठाना आसान है सर, लेकिन क्या उस पर हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और क्या ये संभव है? जी, मैं आपको इसका पूरा जवाब दूंगा, लेकिन पहले आपको क्लैरिफाई कर दूं, मैं 6:30 तक आपके साथ हूँ, उसके बाद मैं दूसरा चैनल ज्वाइन करना है, तो उससे पहले प्लीज मुझे पूरा समय दे दें। जी, मेरे हिसाब से डेफिनेटली पॉसिबल है, पूरी तरीके से पॉसिबल है और होना भी चाहिए। देखिए, हमें ये देखना है कि 80s में सारे के सारे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करते थे। 1980s में, लेट 90s में जाके चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। तो जब लेट 90s तक हम मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ कर रहे थे, तो आज क्यों नहीं कर सकते? रादर 80s में तो हमारे यहाँ बहुत एक खूबसूरत स्लोगन हुआ करता था, बी इंडियन बाय इंडियन। आज दुनिया भर में प्रोटेक्शनिज्म का दौर है। अमेरिका में जो है आज कल्चर ये है कि अमेरिकन प्रोडक्ट अगर $1.25 का मिलता है और चाइनीज $1 का, तो अमेरिकन प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग जब पहले करते आए हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? और दूसरा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का मानना है कि चाइना से कहीं ज्यादा पहले हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे कर दी। 1920s में हमने यहाँ पे बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगा दिया था, जबकि चाइना ने इंडस्ट्रियलाइजेशन 80s में शुरू की है। तो डेफिनेटली हम यहाँ कर सकते हैं, बड़े स्केल पे कर सकते हैं, और इससे चाइना की भी कमर टूटेगी। चाइना की कमर क्यों टूटेगी? क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया उससे जो है पीछे हट रही है। आज यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी पहले 2 साल से चाइना के साथ ट्रेड वॉर लड़ रही थी, तो अब उन्होंने काफी टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं, काफी ड्यूटीज लगा दी हैं चाइनीज प्रोडक्ट पे, और चाइना भी उसके बाद बाज नहीं आ रहा है। चाइना ने उसके बाद यूएस के साथ बिल्कुल एक तरह से कहें कि ट्रेड युद्ध के मैदान में अपना नया हथियार, उनके डॉलर के मुकाबले अपनी ग्लोबल करेंसी ERMB लॉन्च कर दी है। तो कहीं ना कहीं यूएस चाइना से बहुत कम सामान मंगाएगा। यूरोपियन कंट्री से भी ऐसी उम्मीद है। सिमिलर इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में जब चारों तरफ से चाइना के एक्सपोर्ट कम होंगे, तो चाइना की इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो है कमजोर पड़ेगी। और आज हम सब जानते हैं, सर, चाइना की इकोनॉमी तो कमजोर पड़ेगी, लेकिन भारत के लिए कितना संभव है, सवाल इस बात को लेकर है सर। क्योंकि चाइना के सामानों की अगर हम बात करें तो सस्ता मिलता है और सस्ते के चक्कर में उसकी डिमांड भी ज्यादा रहती है। लेकिन क्या अभी हम उस स्थिति में हैं कि अगर हम कोई भी सामान को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उसकी करते हैं, तो वो सामान उसी रेट पर पड़ेगा जिस रेट पर चाइना का मिलता है, या अभी हम उस स्थिति में नहीं है, हमें और काम करने की जरूरत है? मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, उस चीज में हम आ सकते हैं। चाइना क्यों सस्ता दे देता था? क्योंकि चाइना मास लेवल पे वॉल्यूम्स में मैन्युफैक्चरिंग करता था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल थी। आज जब यूएस, कई यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया या और कई कंट्री से उम्मीद है कि चाइना से सामान नहीं लेगी, तो हम इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाते हैं और हिंदुस्तान से इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे पास भी वॉल्यूम्स आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम उसी रेट पे
चीजें बना सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर चाइना वो चीज कर सकता है, आज चाइना से वो चीजें दुनिया भर में नहीं मंगाई जा रही, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता। और इंडिया को आज जो है, इंडिया की हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बहुत अच्छी ब्रांडिंग बनाई हुई है। यूएस हो, यूरोप हो, इवन जो चाइना के नेबर्स हैं जैसे जापान हो, साउथ कोरिया, वहां से हमें एफडीआई आ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैपिटल। तो इंडिया भी उस वॉल्यूम्स पे, उस स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है और एक्सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली जो है, चाइना के पास कोई जो है कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि वो सस्ता सामान बना लेता था। ठीक है, प्रदीप जी से इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी आकाश जी कर रहे थे। आखिर कौन सी दिक्कतें हैं जो व्यापारियों को, जो कंपनियों को आ रही है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में? क्यों आखिर चाइना से महंगा भारत में सामान बनता है, वो बिकता है और लोग उससे लेने से परहेज करते हैं? क्यों, क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए निहा जी, सबसे बड़ी बात है किसी भी देश का विकास, किसी भी देश का डेवलपमेंट, किसी भी देश की इंडस्ट्री वहाँ की नीतियों पर डिपेंड करती है। चाइना की नीतियां अच्छी रही व्यापार के हिसाब से, वहाँ का व्यापार डेवलप हो चुका, बहुत बढ़ चुका पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमें अपनी नीतियां सही करनी पड़ेंगी, अपनी पॉलिसियां सही करनी पड़ेंगी। आज कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिसियां हैं, हमारी सरकारी जो नीतियां हैं, कहीं ना कहीं इतनी बढ़िया नहीं है चाइना की तरह, जैसा जो कि हमें नजर आती है। देखिए आज आदमी वैसे ही है, जो मेन पावर हमारे चाइना में, यहाँ भी वैसे ही है। लोग ऐसा नहीं, लोग नहीं कर सकते। आकाश जी ने बिल्कुल सही कहा, कर सकते हैं, करने में कोई डाउट नहीं है। परंतु जो असली दिक्कतें हैं, जिस प्रकार से मैं सरकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, सरकार की जैसे जीएसटी में सरकार ने बहुत ज्यादा टैक्स कर दिया व्यापारियों को। मेरा मानना यह है कि समय हमें सुगमता चाहिए, व्यापार के इंडस्ट्री में सुगमता चाहिए, पैसा भी चाहिए और सुगमता भी चाहिए। व्यापार में एक ऐसा वो चाहिए कि पॉलिसियां बहुत आसान हो हर काम को करने की। आदमी कर सकते हैं, करने में कोई डाउट नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा अगर आपको चाइना को टक्कर देती है। नहीं, सरकार की नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ कि अगर एक कंपनी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है तो सर क्या दिक्कतें आती है? क्यों वो प्रोडक्ट भारत में महंगा पड़ता है? क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां आती है? देखिए मैं बताऊं आपको असली बात क्या है कि सरकार के, जैसे आप डीजल पेट्रोल में देख रही हो, सरकार टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। बड़ा मतलब कोई सरकार, अगर पैसा का फ्लो नहीं बनेगा, देखिए पैसा का फ्लो, अगर सरकार को कहीं ना कहीं अपने टैक्स कम करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं ड्यूटी कम करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं सिस्टम सही करना पड़ेगा। सिस्टम की आड़ में पैसा बहुत खर्च होता है। हमारा प्रोडक्ट महंगा क्यों पड़ता है? हमारे अगर उसको ब्यूरोक्रेट्स ध्यान दें, हमारे जो अधिकारीगण ध्यान दें, हमें कई बार काफी लंबा टाइम लग जाता है इंडस्ट्री सेट करने में, उसको दूर करना पड़ेगा आपको। वन विंडो सिस्टम की बात करते हैं, पर अभी तक नहीं हो पाया। अभी तक हमें हर चीज की अनुमति लेने में टाइम लग जाता है। तो हमें अपनी हमारी जो दिक्कतें हैं, जो हमारा पैसा इन्वेस्ट होने के बाद भी वो टाइम पे इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो सरकार को इस प्रकार की पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हर जगह इस समय मौका ऐसा है कि सरकार को छूट देनी पड़ेगी। जो प्रोडक्ट है उनको चाइना के बराबर रेट में लाना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि लोगों में जो भाव है, लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे। आकाश जी, जिस छूट का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है एक तरफ 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया जाता है, उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश सरकार करती है, तो दूसरी तरफ कोशिशें ये भी की जाती है कि किसी भी तरह से चाइना को मात देने के लिए यहाँ पर जो उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जा सके, और इसकी कोशिशों में सरकार लगी हुई है। लेकिन क्या 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को इनफ माना जाए, या लगता है कि और भी कई कदम उठाने की जरूरत है? देखिए सरकार आकाश जी इस ट्रैक पे चल चुकी है। सरकार ने ऑलरेडी एफर्ट करने शुरू कर दिए हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, जिसमें खासकर एमएसएमई के लिए कोलेक्ट्रल फ्री लोन जो है दिए गए हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है। अब यहाँ सरकार को मेरे हिसाब से पैकेज या अमाउंट की नहीं है, सरकार को जरूरत है नेटवर्किंग की। अब इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्टेक्ट रखा जाए, कम्युनिकेशन रखा जाए, और अगर उसे कैपिटल की जरूरत है तो एफडीआई का अरेंजमेंट किया जाए। देखिए आज की तारीख में यूएस से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, इवन जो चाइना के नेबर्स हैं, जापान और साउथ कोरिया से एफडीआई यहाँ आ सकती है। तो उस एफडीआई को यहाँ लाया जाए और मैन्युफैक्चरर्स को जल्दी क्लियरेंसेस दी जाए। सरकार को अब जो है कुछ ऐसे एफर्ट करने चाहिए जिसमें फंड्स की इन्वॉल्वमेंट कम हो। क्लियरेंसेस जैसे अब इंडस्ट्री के लिए 15 डेज का एक विंडो रखी जाए क्लियरेंस की। अगर किसी को इंडस्ट्री लेनी है तो उसको हर तरह की क्लियरेंसेस विद इन 15 डेज दी जाए। रेड टेपिज्म खत्म की जाए, उसकी जो फाइल जो है कई बार रोकी जाती थी कई जगह, उसको खत्म किया जाए, इंस्पेक्टर राज को कम किया जाए, तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को सपोर्ट किया जाए ताकि वो इंडस्ट्री को लगा सके। और वो सरकार इस समय लग रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री साहब ने भी देखें
बार बार जिक्र किया, तो बड़ी खूबसूरत शब्द प्रधानमंत्री साहब ने यूज किए हैं। पहले लोकल के लिए वोकल, दूसरा आत्मनिर्भर। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो है पॉलिसी, सरकार की इंटेंट हमें साफ लगती है कि सरकार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहती है, सेल्फ डिपेंडेंस के ऊपर चलना चाहती है। तो ऐसे में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का मानना है, नहीं, जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे थे कि व्यापारी को छूट देनी चाहिए, सुगमता लाने की जरूरत है, क्या वाकई आपको लगता है, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? हाँ, व्यापारी को जो है छूट मिलनी चाहिए। अगर जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात है तो मेरे हिसाब से अब नए मशीनरी परचेज करने के लिए उसे अगर सब्सिडी है या इंसेंटिव्स है, नए एरियाज में इंडस्ट्री लगाने के लिए उसको सस्ते लोन मिलने चाहिए, इंसेंटिव सब्सिडीज मिलनी चाहिए। डेफिनेटली व्यापारियों को मदद करनी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद सरकार को करनी चाहिए, और सरकार की जो है पॉलिसी दिख भी रही है कि इंडस्ट्रियलिस्ट की हेल्प की जाए। क्योंकि होगा क्या, देखिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, एक तरफ तो हम चाइना को तोड़ पाएंगे, दूसरी तरफ इसके और भी दो फायदे हैं। हम कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेंगे। आपके चैनल पे और तमाम नेशनल चैनल पे मैंने कितने प्रोग्राम किए हैं लास्ट ईयर कि एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी तो कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे यहाँ जनरेट हो जाएंगी, कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे। और दूसरा एक चीज, जब चाइना से इम्पोर्ट करते हैं कितनी प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज हमारी लग जाती है, कितना हमारा यूएस डॉलर खर्च हो जाता है। जब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगी, और कल को एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो आएगा। तो कहीं ना कहीं इसके फायदे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, टैक्सेस का जनरेशन होगा। आज जो है कि चाइना की कंपनियां यहाँ के सामान बेचती हैं, जाहिर सी बात है टैक्स कहाँ जाता है, चाइना में जाता है। फॉरेक्स कहाँ जाता है, चाइना में जाता है। अब इंडियन कंपनी जो है वो सामान बना के बेचेगी, यहाँ टैक्सेस मिलेंगी, यहाँ फॉरेक्स आएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। डॉक्टर रवि सिंह, ठीक है सर, डॉक्टर रवि सिंह जी, ये जो सवाल अभी उठा रहे थे आकाश जिंदल जी कि रोजगार होना बहुत जरूरी है, रोजगार जब तक नहीं होगा तब तक जो जीडीपी है उसको बेहतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश में भी अमेरिकी कंपनी आकर निवेश करना चाहती है, उससे तकरीबन 4,500 से 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, इस तरह की जो कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है, ये भारत को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए कितनी कारगर साबित होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए नेहा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस समय भारत सरकार की सोच है वो ये है कि जितनी भी कंपनियां चाइना में हैं, जिनके हेड ऑफिस चाइना में है, वो उनको अच्छे से अच्छे लुभावने ऑफर और अच्छी से अच्छी सुविधाएं उनको दी जाएं, जिससे कि वो भारत में अपना एक जो है वो हेड ऑफिस बना सकें। लेकिन इस समय दुविधा की बात, कुछ चीजें और कई ऐसी चीजें हैं जो दुविधा पैदा कर रही हैं। पहला है कि इस समय सिर्फ चाइना, भारत ही नहीं, सिंगापुर, साथ में वियतनाम, क्योंकि वियतनाम सबसे अच्छी जगह है। अभी तक चाइना में जो कंपनीज हैं उनको वहां पर पहले भी शिफ्ट हुई हैं कुछ कंपनी, तो उनके लिए उनकी वजह से काफी अच्छा कंपटीशन यहाँ पर बढ़ा हुआ है। और इसी वजह से, लेकिन इसके बावजूद भी जो भारत के कई राज्य हैं, जैसे कि आपका तेलंगाना है, तमिलनाडु है, चेन्नई है, यूपी है, हरियाणा है, ये सारे राज्यों ने एक प्रपोजल बनाकर जरूर सबमिट किया है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इंडिया में आए। और अगर भारत में बाहर से कंपनियां आती हैं और निवेश आता है तो ऑब्वियसली है कि जीडीपी पर सपोर्ट मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और साथ ही आगे जो आने वाला वक्त है, जो जिस तरीके की जो अभी सिचुएशन है, उससे हम काफी इम्प्रूव यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि अभी यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको कितना अभी सपोर्ट की जरूरत है। जैसे आप यहाँ पर अगर ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से कंपैरिजन करें तो ये डेटा बहुत बड़ा है जो मैं डेटा आपको बताने जा रहा हूँ कि चाइना में जो इन कंपनियों के हेड ऑफिस हैं, वो कंपनियां बाहर के अन्य देशों में जो एक्सपोर्ट करती हैं वो 30 से 35% हिस्सेदारी है टोटल चाइना के एक्सपोर्ट की। तो आप समझिए कि अगर 30 से 35% है और उसमें से अगर 15 से 20% भी भारत में वो कंपनियां आ जाती हैं और एक्सपोर्ट करते हैं तो एक सेकंड में आपका कैड जो है वो जीरो होगा, यानी कि जो आपका डेफिसिट है वो तुरंत यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आएगा और भी यहाँ पर फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आते हुए नजर आएंगे और अट्रैक्टिव कंट्री यहाँ पर मानी जाएगी भारत अगर ऐसा डेवलपमेंट होता है। तो आप समझिए कि आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन क्या ये
जमीन या धरातल पर कितना उतर सकता है इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, ये धरातल पर कितना उतर सकता है ये पूरा इस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये राह कठिन जरूर है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि नामुमकिन कुछ नहीं होता। इस पे चलना कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन आने वाला वक्त बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आकाश जिंदल जी का हम बहुत धन्यवाद करेंगे, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में वो जुड़े। हम लोकतंत्र में बात कर रहे हैं किस तरह से जो चीन को झटका दिया जा रहा है भारत की तरफ से, एक के बाद एक कई कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दिया गया है, इसके साथ ही 59 चीनी एप्लीकेशंस पर भी बैन लगा दिया गया है। लेकिन भारत के लिए कितना सुनहरा मौका है, इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ अजय प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है आपका अजय जी। लेकिन अभी सवाल मेरा यहाँ पर डॉक्टर रवि सिंह से है। डॉक्टर रवि सिंह, सवाल इस बात को लेकर है कि 59 चीनी एप्लीकेशंस पर बैन करना, कई कॉन्ट्रैक्ट्स राज्य सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से भी जो रद्द कर दिए गए, ये सब कितना बड़ा झटका है चाइना को? ये चाइना को कितना बड़ा झटका था? क्योंकि आर्थिक तौर पर कमजोर अगर किसी को किया जाता है तो जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है कि उसको बहुत बड़ा ये झटका लगता है। ये कितना बड़ा झटका चाइना के लिए आप मानते हैं? देखिए, ऑब्वियसली है कि किसी भी कंट्री में इस तरीके के हालात पैदा हो कि उस कंट्री के ऐप को बैन करना या उनके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, उससे दोनों तरफ का नुकसान है। और चाइना के लिए तो ऑब्वियसली कि एक क्लियर इंटेंशन है कि यहाँ पर उसको नुकसान इसलिए ज्यादा बड़ा है क्योंकि भारत की एक यहाँ पर एक इमेज है। अगर भारत ऐसा स्टेप उठाता है तो अदर कंट्रीज में भी ऐसे स्टेप देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो यूरोप हो या फिर अमेरिका हो या इंग्लैंड हो। तो इन सब कंट्रीज में भी अगर इस तरीके के स्टेप उठने लगे तो उससे बहुत बड़ा धक्का इकोनॉमी में चाइना की पहुंच सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एक तरीके का जो पॉलिटिकल होता है कि यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि चाइना जो है वो अपनी तरफ से पीछे हटे या अपनी तरफ से जो अभी जो जिस तरीके के इंसिडेंट हुए वो आगे ना हो। तो ये तो एक पॉलिटिकल एंगल होता है, लेकिन अगर इस तरीके का स्टेप लिया जाता है, इकोनॉमी में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं से वो और हालात को खराब करता है। और चाइना के लिए तो इस समय हालात पहले से खराब है क्योंकि वहां कोरोना की वजह से उसकी इमेज जो है वो पूरी तरह से अदर कंट्रीज के नजरों में भी गिर चुकी है। और उसके बाद भारत ऐसा स्टेप ले रहा है तो कहीं ना कहीं से ये भी एक इशारा है, एक इंडिकेशन है कि अदर कंट्रीज भी इस तरीके के स्टेप्स अब लेना शुरू कर देती हैं। अगर इस तरीके के स्टेप्स लिए जाते हैं तो पूरी तरह से चाइना की इकोनॉमी यहाँ पर धराशायी हो सकती है। और इसी वजह से वहाँ की जो हेड ऑफिस है, वहाँ के जो बाहर की कंपनियों के हेड ऑफिस है, वो अब दूसरी कंट्रियों का रुख कर रहे हैं और भारत उसमें एक प्रमुख दावेदार है। और तो इस तरीके से एक इकोनॉमिक धक्का यहाँ पर चाइना को जरूर लग सकता है। और इससे पहले, कोरोना से पहले भी उसको यहाँ पर वहां पर इकोनॉमिक स्लो डाउन बहुत ज्यादा था। और इसी वजह से अब जब इस तरीके के स्टेप लिए जाते हैं, जिस तरीके से 59 ऐप को बंद किया गया है या फिर अब एक्सपोर्ट या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए गए हैं, दूसरी कंट्रीज को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सकते हैं, तो ये एक जो अपॉर्चुनिटी है वो लूज करता हुआ चाइना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ये भारत एक उदाहरण हो सकता है अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, और अदर कंट्रीज भी इस तरीके के स्टेप ले सकती हैं। ठीक है, अगर यूएस ने पहले भी यहाँ पर ठीक है, प्रदीप जी से रिएक्शन ले लेते हैं। प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है कि स्वदेशी कंपनियों के पास अब कितना बेहतर मौका है अपने आप को आगे ले जाने का? नेहा जी, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, आज मौका भारत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चाइना की आलोचना हो रही है कोरोना वायरस के मारे और चाइना की नीतियों के मारे। लेकिन आज ये आप जो बार बार झटके की बात कर रही हो, झटका चाइना के लिए भी और झटका हिंदुस्तान के लिए भी है। आज हिंदुस्तान का कंसाइनमेंट फंस गया है और हम लोगों की जो आते हैं वो चाइना के माल में लिप्त हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे आदमियों को विश्वास में लेने के लिए एक तो उनकी आदतें सही करनी पड़ेंगी, हमें अपने चीजों का प्रचार करना पड़ेगा, स्वदेशी आइटम का। दूसरे, सरकार को बहुत ज्यादा इस समय ध्यान देना पड़ेगा अगर हमें सारा व्यापार कैप्चर करना है। और हमें ये नहीं सोचना कि हमारे देश में ही वो हम चाहे अपना आत्मनिर्भर बने, अपने देश में ही माल बना सके। हमें अपने माल की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए अपने प्रोडक्ट को, जो मोदी जी ने कहा था कि लोकल और वोकल, हमें अपने माल को बाहर की कंट्री में भी देना पड़ेगा। बाहर की कंट्री में भी हम तभी दे पाएंगे जिस प्रकार से चाइना की सोच है। चाइना आज हमारे यहाँ माल पहुंचाता है परंतु उसका रेट कम होता है, और हमारे यहाँ माल पैदा होता है, महंगा माल पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार की नीतियां इतनी अच्छी नहीं है, भ्रष्टाचार हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे। उन चीजों को दूर करना पड़ेगा।
उन चीजों की कमियों को, उनके लिए पॉलिसियां बनानी पड़ेगी हमारे को। तो हमें केवल बातों से, केवल कहने से काम नहीं चलेगा, हमें सरकार को पूरा सहयोग करना पड़ेगा। सरकार को अपना हिस्सा में, अपना इंटरेस्ट छोड़ करके हर चीज में वहां टैक्स लगाए सरकार जहां पर सरकार ले सकती है। लेकिन जो प्रोडक्ट है जो हमें महंगे पड़ रहे हैं, वहां सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आज सबसे ज्यादा हमारा प्रॉपर्टी में टैक्स है। आज बिल्डर उद्योग जो मरा है पूरे देश का, सबसे बड़ी इंडस्ट्री बिल्डर की है, परंतु प्रॉपर्टी में सरकार जब से गवर्नमेंट ये वाली आई है बीजेपी, आपने देखिए रजिस्ट्री का खर्चा 7%, उसके बाद में जीएसटी लगा दी, टीडीएस लगा दिया, मतलब आपने 20% खुद ही ले लिया आपने एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो जीएसटी का माध्यम हो, चाहे वो इनकम टैक्स का माध्यम हो, हर चीज में बदलाव करना पड़ेगा आपको। आपकी पॉलिसियां ऐसी होनी चाहिए कि व्यापारी स्वतंत्रता से कार्य कर सके। आपकी पॉलिसियां ऐसी होनी चाहिए कि व्यापारी को आराम से लैंड मिल सके। आपकी पॉलिसियों को वहां भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसको फंड की उपलब्धता आराम से हो सके। दूसरी जो आपकी इंडस्ट्री खत्म हो रही है, चाहे यमुना विहारी खत्म हो रही है, चाहे यूपी खत्म हो रही है, वो किसलिए खत्म हो रही है कि आपका ध्यान नहीं है उनके ऊपर। आपको उनको सहारा देना पड़ेगा। उनको जहां पर वो इनकम नहीं कर पा रहे हैं वहां पर आपको पॉलिसी। चलिए ठीक है अजय प्रकाश जी, क्या वाकई आपको लगता है, जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे थे कि नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है और सिस्टम को और ज्यादा सुगम बनाने की जरूरत है, क्या आपको भी लगता है कि व्यापारियों को और सहूलियत देने की जरूरत है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लग सके, ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार पा सके, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर हो सके? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि हमको अपनी नीतियों को इस प्रकार बनाना है जिससे कि हमारी नीतियों में हम नई इंडस्ट्री लगा सकें। लेकिन एक बात और भी हमें देखनी है, वो ये देखनी कि हमें किस चीज की इंडस्ट्री लगानी है। हमारे पास टैक्सेशन का स्ट्रक्चर भी क्लियर होना चाहिए। हमारे पास जो है वो कौन सी इंडस्ट्री लगानी, इसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम जिसकी बात 20 साल से 25 साल से कर रहे हैं, हमारे पास अभी वो भी क्लैरिटी नहीं है। लेबर को कहाँ पे एम्प्लॉय करना है इसकी भी क्लैरिटी नहीं है। मैं पहले इस पे ही बात कर लेता हूँ। वो इस जगह के ऊपर बात आती है कि आज हमारी लेबर 1.5 महीने के लिए उसको कोई पैसा नहीं मिला, इंडस्ट्री की तरफ से किसी तरीके की उसको कोई इंश्योरेंस नहीं मिली, वो लौट गई। आज उसको गांव में पैसा नहीं मिल रहा है, वो वापस लौट करके जाने के लिए तैयार हो रहे हैं इंडस्ट्री के पास। दूसरी तरफ हम जिस वक्त बात करते हैं नए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, तो हमने कहा साहब हम लोन तो आज नया एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री का वो इंडस्ट्री परख है, क्या वो चला पाएगा इंडस्ट्री पढ़ाई की तरह से नहीं है कि डिग्री लेनी है इंडस्ट्री में, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से सिस्टम्स को हमको यूज करना और कैसे करना है। तीसरी चीज, चाइना के डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर हम लोग बात करते हैं और अक्सर बात कर रहे हैं कि इंडिया को हम स्ट्रॉन्ग कर लें। और शायद अभी आकाश जिंदल जी को भी मैं सुन रहा था, तो वो भी ये कह रहे थे कि वियतनाम में जो है वो इंडस्ट्री ज्यादा जा रही है इंडिया के कंपैरिजन में और यहाँ की ऊपर जरा सा कम आ रही है। तो ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से वहां जा रही है? हमको ये मानना पड़ेगा कि आज जो है पूरा कॉम्पिटिशन का दौर है और कॉम्पिटिटिवनेस का दौर है। कॉम्पिटिटिवनेस के मतलब है कि एक कंट्री दूसरे के सामने किस प्रकार से अपने आप को कॉम्पिटिटिव रख सकती है। चाइना ने अपने आप को, अपनी कमियों को समझते हुए और अपनी मजबूतियों को समझते हुए उसने क्या किया, 1991 के बाद से लेकर के 2002 तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। 2002 में उसने खूब सारी कंपनियों को अपने अंदर बनाया। वो जानती थी कि उसके पास लेबर बेनतहा है और उस लेबर को हमको कैसे यूज करना है, तो उसने अपने सारे के सारे रॉ मटेरियल को, लेबर को, सारी चीजों को एक अच्छी तरीके से यूज किया और फिर उसने सस्ते प्रोडक्ट्स बनाए। हम लोग शुरुआत से कहते रहे कि चाइना का मॉडल खराब है, चाइना डाउन हो जाएगा, चाइना बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स बना रहा है। हम अगर आज ही देखें, हमने पाकिस्तानी पे भी इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं और ये लोग सब लोग जानते हैं इस बात को कि जब हम चाइना से माल लेकर के आते हैं उसका दाम 10 रुपए होता है। इंडिया में लैंडिंग कॉस्ट उसकी 10 रुपए होती है, लेकिन जब वो हमारे यहाँ बाजार में बेचा जाता है तो 40 रुपए और 50 रुपए में बेचा जाता है। अगर तो वो सारे के सारे स्ट्रक्चर हर जगह पे हमको नीति की जरूरत है। लेबर, इंडस्ट्री, रिटेल फ्रंट, मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट, कोलेटरल फ्रंट, हमको हर जगह चाहिए। टैक्सेशन का स्ट्रक्चर ये सब तो ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन हमें इंडस्ट्री की तरफ से भी इस तरीके का एक वो जो स्ट्रेंथ चाहिए, तभी हम इस इंडस्ट्री को आगे चला पाएंगे। जी नेहा जी, ठीक है। एक सवाल यहाँ पर डॉक्टर रवि सिंह ये है कि एक तरफ सरकार जो है वो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को बनाने की बात करती है, दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की जाती है। ये भी कहा जाता है कि लोकल के लिए वोकल होना चाहिए। सर, इन तमाम चीजों को देखे, तमाम परिस्थितियों को देखे, तो क्या नहीं लगता कि एक बहुत बेहतर और बहुत सुनहरा मौका है जिसमें आम जनता भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की इच्छा रखती है? तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर अभी
बेहतर तरीके से हम इस राह पर आगे बढ़ते हैं तो ये भारत के लिए आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल लेकर आएगा या फिर उज्जवल हो सकता है? देखिए नेहा जी, ये जो सारी स्कीम है वो है किसके लिए? एक आम आदमी के लिए। और एक आम आदमी को एक तरीके से यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अब आप आगे बढ़िए और अपना बिजनेस करिए या फिर अपने आप को यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। और कोशिश इसी चीज की यहाँ पर सरकार करने की कर रही है। और इसी वजह से कई ऐसे स्टेप्स उठाए, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उससे 200 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट, जो उससे नीचे के हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो अब डोमेस्टिक लेवल पर जो है वो रिजर्व कर दिए गए हैं, बाहरियों को नहीं दिए जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको ये दर्शाती हैं कि अब सरकार इसकी कोशिश यहाँ पर जारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर नेहा जी इस बात की है, जैसा प्रदीप जी ने भी एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा एक ट्रेड के हिसाब से, कि सरकार की नीयत तो नजर आती है लेकिन जो कर्म भूमि है वो अभी तक पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। खाली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी सरकार कहीं ना कहीं से कंफ्यूज रहती है। सरकार इंडस्ट्री को उतना सपोर्ट नहीं दे पा रही है जितने सपोर्ट की यहाँ पर जरूरत है। एक आम आदमी के लिए मौका जरूर है, लेकिन उस मौके को कैश कैसे कराना है ये उस आदमी को नहीं पता है। और सरकार उस कम्युनिकेशन में सरकार कहीं ना कहीं से अभी थोड़ी दूरी पर है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो या फिर आप ये कहें लोकल टू वोकल हो, या फिर आप ये कहिए कि ये चाइना से जब यहाँ पर हेड ऑफिस स्टेप्स हो रहे हैं तो वो एक मौका, सब चीजें यहाँ पर इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट करने वाली हैं। और उसमें इंडिपेंडेंट अगर आदमी बनता है तो उसके लिए सबसे बड़ा मौका है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर इकोनॉमी आगे बढ़नी है तो वो पब्लिक से ही आगे बढ़ेगी। यानी कि जिस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगी, जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री डेवलप करेगी, जिस तरीके से हमारे आज के जो डिसीजंस होंगे वो आगे इकोनॉमी की दशा को जो है वो रास्ता देंगे। लेकिन 5 ट्रिलियन जैसे जो इकोनॉमी का एक मोटिव रखा गया था वो सिर्फ इसलिए था कि जिससे कि इकोनॉमी में सभी लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करें, वो कहीं ना कहीं से अभी भी मिसिंग है। और मुझे लगता है कि सरकार को उसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिससे कि लोग इकोनॉमी की तरफ, इकोनॉमी के लिए काम करें, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों को दे सकें। और इस चीज में अभी सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है। 20 लाख करोड़ की आपने चर्चा यहाँ पर जरूर करी थी नेहा जी, लेकिन 20 लाख करोड़ का उतना फायदा इकोनॉमी में नहीं दिख रहा। इसी वजह से लोग यहाँ पर ज्यादा चिंतित हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इसका स्ट्रक्चर बनता हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन अभी फिलहाल उसकी तरफ जो कदम सरकार उठा रही है वो और ज्यादा तेजी से उठाने की जरूरत है। ठीक है प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है कि 20 लाख करोड़ का तो आर्थिक पैकेज दिया ही गया है ताकि एमएसएमई जो सेक्टर है उसमें बूस्ट लाया जा सके, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नहीं लगता कि इस विषय पर सरकार ने बहुत देर से सोचा? इससे पहले अगर सोचा गया होता तो क्या चाइनीज कंपनियों को इतना जड़े मजबूत करने का मौका मिलता क्या भारत में? क्या नहीं लगता कि इसके लिए बहुत पहले कदम उठा लेना चाहिए था और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए था, इस पे आगे बढ़ना चाहिए था? नेहा जी, आज सरकार को चाइना की हरकत के हमारे मौका मिल गया है। देखिए, हमारे जो व्यापार के नियम है, वर्ल्ड के नियम है, उनके अंतर्गत हम एकदम से किसी भी देश के व्यापार को रोक नहीं लगा सकते। उसके लिए हमारे को आज हमें प्रतिबंध होना पड़ रहा है चाइना की हरकतों के मारे। आज भी आप रोक लगा रहे हो सकता है चाइना का माल हमें किसी और देश के थ्रू आ जाए तो हमें और महंगा पड़े। हम भी तो रोक लगा रहे हैं, नेपाल के थ्रू आ जाए, पाकिस्तान के थ्रू आ जाए या किसी और चाइना के मित्र देश के थ्रू आ जाए तो हम क्या करेंगे? हमें वही माल महंगा पड़ेगा, उसका नाम चल जाएगा। तो हमें अभी बहुत स्तर पर काम करना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि हम बहुत ज्यादा इसमें कुछ जल्दबाजी में कह सके। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार को आज हमारे देश को एक मौका है एक पूरे वर्ल्ड में अपनी स्थापना करने के लिए। लेकिन जो पॉलिसी सरकार की रही है पिछले 4-5 साल से, जो हम व्यापारी वर्ग देख रहे हैं, देखिए हम व्यापारी वर्ग सरकार के साथ है, देशभक्त है, लेकिन सरकार की पॉलिसियों से हम कहीं ना कहीं व्यथित रहे हैं। चाहे वो नोटबंदी की रही, चाहे वो जीएसटी की रही, सरकार ने अपनी कमियां छुपाने के लिए जीएसटी जल्दबाजी में करी। हमने खूब मना किया सरकार को, जुलाई में जीएसटी कर दी सरकार ने। जीएसटी आज तक ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार की जो सरकार ने पॉलिसियां बनाई है उनको उनकी समीक्षा करने की बहुत आवश्यकता है आज के टाइम में, क्योंकि आज आपको उदारता करनी पड़ेगी। आज व्यापारी परेशान है, टैक्स से परेशान नहीं है, व्यापारी परेशान है,
उनकी पॉलिसियों से, उनकी लिखापढ़ी से, उनके हर चीज को जवाब देने के लिए आपको इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं आपको रियायत देनी पड़ेगी, आपको जीएसटी में रियायत देनी पड़ेगी, आपको हर जगह इस तरीके की पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि व्यापारी सुगमता से काम कर सके। अभी हम देखो आज हमें मौका मिला हुआ है, लेकिन आप इस मौके को कितना भुना पाओगे, ये सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। चाइना बढ़ाए अपनी नीतियों के द्वारा। आज तो हमारे एक राज्य की दूसरे राज्य की बात नहीं बनती आपस में। आप पॉलिटिक्स हर जगह पॉलिटिक्स को ले आते हो, राजनीति को ले आते हो, आप वोट देख के आप काम करते हो। आपको अपनी निष्ठा दिखानी पड़ेगी देश के लिए इस समय। ठीक है, ठीक है अजय प्रकाश जी, क्योंकि इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी, अगर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए सर रॉ मटेरियल सस्ता होना चाहिए, उसके लिए जो कंपनियों को सामान चाहिए उसकी कीमत कम होनी चाहिए, ताकि कम कीमत पर ही सामान बन सके, आगे लोगों तक मुहैया हो सके। और चाइनीज जो सामान है उसका जब बहिष्कार कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर उसके लिए विकल्प होना भी जरूरी है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगे, रॉ मटेरियल सस्ता मिले, जो प्रोडक्ट की कीमत है वो कम पड़े, इसके लिए अब सरकार को किस स्तर पे काम करना चाहिए? झंकार अजय जी, वो झंकार अजय जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मेरे मिल पा रही है आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आपकी आवाज मिल पा रही है सर, आपसे सवाल था मेरा। मैं सवाल सुन लिया मैंने आपका। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये वक्त जो है इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है वो रॉ मटेरियल सस्ता होने से ज्यादा जरूरी है कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हो हमारे पास। वो जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। चाइना का मॉडल, जैसे कि अभी जिंदल जी भी कह रहे थे, उन्होंने मास प्रोडक्शन पूरी दुनिया के लिए शुरू कर दिया। तो पूरी दुनिया के लिए जब उन्होंने शुरू किया तो वो प्रोडक्शन की कॉस्ट उनके पास कम आ गई, और ये जानते थे कि सिर्फ उनकी की जो पॉपुलेशन है 18% है, उतनी ही नहीं पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का, बल्कि हम पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को माल बेचेंगे। तो वो माल जो है जब हम बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे दाम उससे कम आ गए। दाम कम आने की वजह से हम माल को ज्यादा आसानी से बेच सके। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक काम उन्होंने और किया, उन्होंने एक ही प्रोडक्ट को 6 अलग अलग देशों के लिए अलग अलग दामों पे बनाया और उसकी क्वालिटी में भी बदलाव ला दिया। तो वो एक फोन जो शायद एक जगह के ऊपर एक कंट्री में 10,000 का बिका था, वो अपने यहाँ से बेचते थे, वो उसी फोन को अपने यहाँ से 6,000 का भी बेचते थे, उसमें क्वालिटी का डिफ्रेंसिएशन करके। तो उन्होंने इस तरीके का एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट किया। तो खाली रॉ मटेरियल की ही बात नहीं है, हमको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव सिस्टम की जरूरत है। एक बात और समझिए, चाइना का प्रोडक्शन मॉडल जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर से ज्यादा एक स्टेट ड्रिवन इन्वेस्टर का है। वहां के ऊपर उनकी स्टेट एक पॉलिसी बनाती है, सारे लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि हम आज यहाँ से इस चीज की प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, और वहां के ऊपर उस हब का एक क्लस्टर बनाती है, हब बनाती है, क्लस्टर बनाती है। तो का सामान बेचने के लिए, बनाने के लिए वो पूरी फैसिलिटी इसी जगह के ऊपर मुहैया करती है, वहीं से पूरा सामान बनाती है और पूरा सामान बना करके वो वहीं से पूरी दुनिया को बेच देती है। हाँ, सामान तो हमारे लिए जरूरी है समझना कि हमें कैसे वियतनाम से कॉस्ट में जो है अपने आप को कंपेयर करना और कैसे चाइना से करना है। क्योंकि आखिर में जिस दिन सामान हम बाजार में लेने जाते हैं तो हम अपनी पॉकेट देखते हैं कि माल कहाँ सस्ता मिल रहा है और हम वहीं से खरीदते हैं। जी ठीक है डॉक्टर रवि सिंह, अगर हम इस राह पर चलते हैं और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, सरकार अपनी नीतियों में कुछ हद तक बदलाव करती है, तो क्या माना जाए? जिस तरह से ये अनुमान जताया जा रहा है कि फिच और S&P ने ये अनुमान जताया था कि 2021 से 22 में जो भारत की GDP है वो 8.5 से 9.5% होगी, तो क्या उस राह पर हम चल पड़े हैं या फिर इससे भी बेहतर होने का अनुमान जताया जा सकता है अगर इस राह पर चलते हैं तो? नेहा जी देखिए, ये जो अनुमान था वो कोरोना वायरस से पहले का अनुमान था, और अब जो हालात हैं वो काफी हद तक बदले हुए से हैं। नहीं सर, ये कोरोना वायरस के बाद का अनुमान है। नहीं, कोरोना वायरस के बाद से जो देखिए इंडिविजुअल लेवल पे आप कोई भी आप अनुमान जता सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे हालात कहीं से नजर नहीं आ रहे हैं। और मुझे लगता है जो मेरे साथ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो भी इस बात को पे इत्तेफाक रखते होंगे, और मैं समझता हूँ नेहा जी आप भी रखती होंगी। फिलहाल देखिए, अभी इकोनॉमी को डेवलप करना से ज्यादा है कि इकोनॉमी को सरवाइव करना। अब सबसे बड़ी बात, मैं एक थोड़ा सा टाइम लूंगा, छोटा सा यहाँ पर, जिस तरीके से आप चाइना के प्रोडक्ट का हम बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों में
समय लगेगा। 1 से 2 दिन या 3 साल में भी ये चीजें बहुत जल्दी से नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आप छोटी सी चीज देखिए, मैं एक टॉय का एग्जांपल लेता हूँ। जिस टॉय को हम परचेज करते हैं तो शायद 50 रुपए का आता है, चाइना में वो टॉय मिलता है 50 पैसे का और हमारे यहाँ मिलता है वो 50 रुपए का। इतना बड़ा गैप है कि क्या हम 50 पैसे में उसको बना पाएंगे, उसके लिए इंडस्ट्री लगा पाएंगे, उतना सरकार का सपोर्ट होगा, उसमें टाइम लगेगा। हम कर पाएंगे और आगे करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन चीजों में अभी वक्त लगेगा और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इन छोटी से छोटी और फिर बड़ी इंडस्ट्री जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह हैं, इन सभी पे जब ग्रोथ आपको दिखाई देगी तो जरूर इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो हालात हैं उससे 1 से 2 साल के अंदर अभी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा, चाहे वो आईटी सेक्टर से हो, ऑटो सेक्टर से हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से हो या रियल एस्टेट से हो। तो इनको अभी सरवाइव करने की यहाँ पर जरूरत है, इकोनॉमी में ग्रो करके तब सपोर्ट दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आत्मनिर्भर भारत का कदम आज उठाया गया है तो आने वाले 3 साल बाद का भारत जो है उसका सफर जो है वो दूसरा होगा और शायद उस समय हमारी सिचुएशन ऐसी होगी कि हम ये कहेंगे कि हमने इतनी इंडस्ट्री लगा ली है, अब इनके प्रोडक्शन की यहाँ पर जरूरत है। क्योंकि चाइना से कॉम्पीट करने में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, हमारे पास आती है, जैसे प्रदीप जी ने बोला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप गवर्नमेंट सुविधा कितनी दे रही है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है और इंडस्ट्री को लगाने के लिए क्या सपोर्ट मिल रहा है और आगे उसके प्रोडक्ट जो बिकेंगे उसकी क्या गारंटी मिल रही है। हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आने वाले समय में अभी टाइम लगेगा। 2 से 3 साल में इकोनॉमी का चेहरा बदलता हुआ। ठीक है प्रदीप जी, जो प्रवासी मजदूर वापस अपने गृह राज्य लौट गए हैं, इनको वापस लाना अब कितनी बड़ी चुनौती है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इनका कितना बड़ा योगदान रहता है? हिंदुस्तान की विशेषता है, आज हमारे यहाँ मैन पावर बहुत है, पर मैन पावर का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आज जिस राज्य में जैसे योगी जी कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से कि वहां पे इंडस्ट्री लगाने की, देखिए उन्हें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उनको अपने राज्य के अंदर सुविधा देनी पड़ेगी। जैसे आज हमारे यहाँ पर बिजली का रेट ज्यादा होता है इंडस्ट्री का, उसको कम करना पड़ेगा। मतलब कई चीजों में मैं इस बात में और कहना चाहूंगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि चाइना का अनुकरण करने में कोई बुराई नहीं है। जिस चीज में चाइना करता है, चाइना लैंड बैंक देता है इंडस्ट्री लगाने के लिए, हमें करना पड़ेगा, हर राज्य के अंदर करना पड़ेगा। हमें तालमेल बैठाना पड़ेगा अपने जो हमारे मैन्युफैक्चर भाई है। दूसरे हमारे को उनको फंड का उपलब्ध कराना पड़ेगा। तीसरे उनकी हमें जो मेन पावर है, मेन पावर के अंदर अभी जैसे हमने कानून में चेंज करा, बदलाव करा, बहुत अच्छी बात है, वो इंडस्ट्री वालों को अच्छी बात है, परंतु उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। उनके लिए ऐसा दायरा बनाना पड़ेगा कि वो सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। जैसे अब पलायन हुआ, पलायन में आपने स्थिति देखी कितनी खराब थी, उनको अपनी सुरक्षा नहीं थी, ना परिवार की थी, कैसे मर रहे थे, कैसे उनके प्रति सरकार का जो रवैया था वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था। तो मेरा मतलब ये कि आज वो आदमी अपने हैं, उनके ऊपर देश टिका हुआ है, सारी इंडस्ट्री टिकी हुई है, उनको विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। उनके लिए इस प्रकार का हमें मानवीय रहते हुए इस प्रकार के कानून, इस प्रकार की चीजें रखनी पड़ेंगी कि वो अपने आप को सुरक्षित रह के काम कर सके, मन से काम कर सके। जैसे चाइना के अंदर जो इंडस्ट्री वाले आदमी है जो उनमें उसमें काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं या 16 घंटे काम करते हैं, तो उनके अंदर एक भाव होता है, उनको सुविधा मिलती है सरकार की ओर से, उनको इस प्रकार के अनुलाभ दिए जाते हैं। यहाँ पर हमें वो देखना पड़ेगा कि हमें इस मौके पर अगर अपने देश को हमें बचाना है तो उनकी मैन पावर का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आज हर जगह हमें लेबर मैन पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, व्यापारियों को सुविधाएं देनी पड़ेगी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लग सके और सुविधाओं के हिसाब से काम भी ज्यादा हो सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।